हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर बाबू जो 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाबू ध्यान रखिएगा, 2017 का ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है बाबू, हम यहाँ 26 ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो इस एग्ज़ाम में आए हुए थे बाबू। और ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से बाबू प्रतिवर्ष 2 या 3 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और आप 2009 से देख लीजिएगा, अगर आप 2009 से 2022 तक के पेपर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बाबू, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम में दोहराते हैं। और देखते हैं आज बाबू इस सेशन में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2017 के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे 12th के एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं बाबू पहला क्वेश्चन कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं बोकारो, सुन लीजिए, जब भी बोकारो की बात करेगा या झरिया की बात करेगा बाबू, सब पहली बात कि बोकारो और झरिया क्या है, तो बाबू ये लौह इस्पात केंद्र हैं। क्या बोले? लौह इस्पात केंद्र हैं। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र या बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है बाबू। तो ध्यान रखिएगा, बोकारो बाबू लौह इस्पात केंद्र झारखंड राज्य में स्थित है। और बाबू झारखंड राज्य की राजधानी भी पूछता है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, तो बाबू रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। इस तरह से यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में बाबू, तो बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड राज्य में, पहली बात। और झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो बाबू झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। यहाँ तक कि देख लीजिएगा, झारखंड में केवल बोकारो लौह इस्पात केंद्र नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे झरिया लौह इस्पात केंद्र भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झरिया लौह इस्पात केंद्र या रामगढ़, क्या बोलें, रामगढ़, बोकारो, झरिया, रामगढ़ या गिरिडीह, क्या बोलें, गिरिडीह। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिरिडीह। इनमें ये बोकारो, गिरिडीह, झरिया, रामगढ़। क्वेश्चन पूछता है झरिया किस राज्य में स्थित है, या बोकारो किस राज्य में है, गिरिडीह किस राज्य में है, रामगढ़ किस राज्य में है बाबू। तो ये सारे लौह इस्पात केंद्र हैं जो झारखंड राज्य में स्थित है। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है, तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में बाबू स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बता भी दिए हैं कि बाबू झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है बाबू। और ये सारे जो कोयला इस्पात संयंत्र हैं इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्या बोले? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ध्यान रखिए, क्योंकि बाबू तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य पर्पस था उद्योग धंधों को स्थापित करना। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी दूसरा का था, लेकिन तीसरे में इसकी स्थापना की गई थी। सुन लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है, तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये वो समय है जब 2 जून 2014 को, क्या बोलें, जब 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। क्या बोलें? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। और वो कौन था बाबू, तो वो तेलंगाना था। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि भारत का 29वां राज्य कौन था, कौन है, तो वो तेलंगाना है, जिसकी बाबू स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। और इसकी बाबू राजधानी हैदराबाद है। क्या बोले? हैदराबाद है। और ये भी पूछा हुआ है कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य की संज्ञा लिया हुआ है, तो वो था आंध्र प्रदेश। क्या था वो? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। चल देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला है, करे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और कर है क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बाबू। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था, वो बिहार था 2011 के अनुसार। और जिसका जनसंख्या बाबू घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कहने का एक अर्थ है कि 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर के दायरे में 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग लोग रहता है। और वो राज्य कौन है, तो वो बिहार राज्य। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो बिहार है। वह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम कौन है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है बाबू, जहाँ
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे अधिक बिहार है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 5 का है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। सुन लीजिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पहला नंबर क्वेश्चन, बोकारो किस राज्य में है, देख लीजिए। तो बोकारो पूछेगा, झरिया पूछेगा, रामगढ़ पूछेगा, ठीक है, गिरिडीह पूछेगा या जमशेदपुर पूछेगा। ये झारखंड राज्य में है और ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, अर्थात इसमें खनन नहीं होगा, पर्यटन नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, वो क्या होगा, औद्योगिक होगा, देख लीजिएगा। और बाबू जमशेदपुर की स्थापना टाटा आयरन एंड TISCO टिस्को, इसको बोलते हैं हिंदी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अर्थात बाबू यह एक लौह इस्पात उद्योग से संबंधित कारखाना था जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी, किसने किया था बाबू, तो जमशेदजी टाटा ने किया था। क्या बोले भैया, और सुन लीजिए, हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन, अगर किसी एक क्वेश्चन पे हम अधिक मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करें तो ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन 12th लेवल पे है, आप उसको ध्यान रखिएगा। आफ्टर 12th एग्जाम के बाद भी सारे क्वेश्चन दोहराते हैं एग्जाम में, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक नगर है। और जमशेदपुर कहाँ है बाबू, तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में, कौन राज्य में है, जमशेदपुर झारखंड राज्य में है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या बोले, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो बाबू टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में, ठीक है, 7 में साक्ची नामक स्थान पे किया गया था, साक्ची नामक स्थान पे जो झारखंड राज्य में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया औद्योगिक नगर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि क्वेश्चन नंबर 6 के साथ है, क्वेश्चन नंबर 6 है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। क्या बोले भैया, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, ध्यान लिखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन की डेल्टा या सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन की डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है बाबू। और ये सुंदरबन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और इस सुंदरी वृक्षों में टाइगरों का ये मतलब एक तरह से प्रमुख स्थान है। इस तरह से इसे टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से सुंदरबन किस राज्य में बाबू, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और बाबू पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलकाता कौन सी नदी किनारे स्थित है बाबू, तो हुगली नदी किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्या करें, हरित क्रांति का संबंध किससे बाबू, करे ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, दाल उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी हरित क्रांति की बात करें बाबू तो भारत में सबसे पहली बात, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और इनके द्वारा 1960 के दशक में, क्या बोले, 1960 के दशक में, ये भी पूछा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन ज्योग्राफी में 1960 का दशक देखता है, पॉलिटिकल में 1966 से 1967 देता है, ये ध्यान रखिएगा। दशक का मतलब 100 वर्षों का देख लीजिएगा, दशक बोलता है। कह रहा है 1966 1967 के बीच हुआ था, या 1960 का दशक बोल दीजिए। और इसका बाबू मेन पर्पस था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, ध्यान रखिएगा। अकाल की स्थिति से बचने के लिए MS स्वामीनाथन द्वारा 1960 के दशक में एक क्रांति की शुरुआत की जिसका मुख्य काम था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर है कि कौन सा नगर, 1 मिनट, कर है कौन सा नगर चीन की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा बाबू। तो वो नगर है अरुणाचल प्रदेश राज्य है, वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखिएगा नेफा जिसको लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है, नेफा भी एक सीमाई क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर है, तो अरुणाचल प्रदेश। और नेफा कहाँ पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध किससे, ध्यान रखिएगा। हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध है शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल अर्थात दोनों का संरक्षण। इस तरह से केंद्र द्वारा चलाई गई
हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध दोनों से है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों से। किससे किससे? वायु संरक्षण और जल संरक्षण से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करें एन्नोर पतन। क्या बोल रहे हैं? पतन बोले, बंदरगाह बोले, बात एक ही है। ऐसे जगह जहां बड़े बड़े मालवाहक जहाज, पानी वाले जहाज आके रुकते हैं और उनके ऊपर माल चढ़ाया या उतारा जाता है और किसी अन्य देश के लिए, राज्य के लिए वो रवाना हो जाते हैं, उसे पतन कहा जाता है। और जब भी एन्नोर पतन की बात करेगा या तुतीकोरिन, क्या बोलें? जब भी एन्नोर पतन या तुतीकोरिन पतन की बात करेगा या चेन्नई पतन, अब तब समझ ही गए होंगे चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मतलब तुतीकोरिन, एन्नोर या चेन्नई पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। करें अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्लीय वर्षा का क्या रीजन है? तो हमने आज ही पढ़ा था ऑफलाइन क्लासेज में कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और ये जब वर्षा के बूंदों के साथ धरती पर गिरते हैं तो यही अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, जिससे आप देखते होंगे बरसात के दिनों में घर के बाहर जो छत होता है वो काला पड़ जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया अम्लीय वर्षा का कारण कौन है बाबू? तो अम्लीय वर्षा का रीजन जल नहीं, वायु प्रदूषण है। इसका मुख्य घटक कौन है? तो वायु प्रदूषण है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया अम्लीय वर्षा कारक कौन है? तो वो वायु प्रदूषण। देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? बच्चा जानता है कॉफ़ी भी पीने वाला फसल है और चाय भी, दोनों पेय फसल है। तो ये दोनों कौन सा फसल है? तो पेय फसल है। क्या बोले? दोनों पेय फसल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? देख लीजिएगा, जब केवल पहली बार पूछे तो 1872 में हुआ था, लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन जब वो पूछे पूरी तरह से संपूर्ण जनगणना कब हुई थी तो 1881 में हुआ था। व्यवस्थित रूप से जनगणना भारत में 1881 में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन था? अपना बिहार था। हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिया था। हम यहाँ 15 का आंसर नहीं बता रहे बाबू, हम बता रहे हैं कितना था वो, उसका डेंसिटी घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी पूरे भारत की बात कर रहा है और 2011 की बात कर रहा है, तो देख लीजिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या बोले अभी हम? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसका घनत्व था भारत का। ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, कई बार पूछेगा। लेकिन अगर आपसे वही पूछ दे 2011, लेकिन 2001 की बात करें कि 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो वो हो जाएगा 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब पूरे भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में 324 प्रति व्यक्ति रहता था 2001 में। अब बढ़कर कितना हो गया है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देख लीजिए, जब कहेगा सबसे अधिक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, पढ़ने वालों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे? तो वो बाबू केरल में है। क्या बोले अभी हम? सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है और सबसे कम अपना बिहार है। क्या बोले? सबसे कम बिहार है। कहीं कहीं हरियाणा भी देता है, बिहार है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है? जैसे हमने बताया था, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बाबू आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पहले का भी जो वीडियो है 2009 से 2022 तक के प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट को खोलकर इससे संबंधित और भी वीडियो हैं 2009, 10, 11, 12 का, आप उसको देख लीजिए तो इस समझ में आ जाएगा। हमने बताया था कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, हमने बताया था ये बात। ठीक वैसे ही 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है बाबू? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। क्या बोले? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर
2016 का आंसर हो जाएगा कि उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है, तो उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संभववाद की विचारधारा, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्व दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने ऐसे लड़के हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2016 का वीडियो आप देख लीजिएगा, 2016 का बाबू वीडियो में इसको पढ़ा दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाएगा। प्राकृतिक घटक होगा कि मानवीय घटक होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं कि संभववाद की विचार। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने अच्छे एक्टिव स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर दे देते हैं हमारे क्लास के या अन्य तरह के। देखिए क्वेश्चन 18 का है, क्वेश्चन 18 का है रांची किस राज्य की राजधानी है। देखिए हमने अभी बता भी दिया पहले नंबर क्वेश्चन में कि रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड जो भारत का 28वां राज्य बना था सन 2000 में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का। देखो बच्चा जानता है कि आप बिहार में रहते हैं और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जो बिहार में है, वाल्मीकि नगर बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर का अर्थ हुआ ऐसा क्षेत्र जहाँ ऐसा शहर, ऐसी जगह जहाँ सबसे अधिक कपास उगाए जाते हैं, कपास वाले क्षेत्र होते हैं और जहाँ सूती वस्त्र के अधिक बड़े पैमाने पे उसका उत्पादन होता है, इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे अधिक हैं और सूती वस्त्र का अधिक वहाँ उत्पादन होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बाबू, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 21 का है बोकारो इस्पात केंद्र कौन है, निजी है कि सार्वजनिक है। ध्यान रखिएगा, बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक है, क्योंकि बाबू बोकारो इस्पात केंद्र की स्थापना रूस की सहायता से, क्या बोले, रूस की सहायता से 1964 में किया गया था। क्या बोले, 1964 में किया गया था। ये इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया इस सार्वजनिक है। अगला क्वेश्चन करें हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है बाबू, तो बाबू हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। क्या बोले, फूल से संबंधित है बाबू, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था, पता है क्या, ये फल एवं सब्जी दोनों से, ठीक है, फल और सब्जी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो खैर कोई बात नहीं है, फूल से है। लेकिन अगर आप एग्जाम में दे दें कि फल एवं सब्जी या फूल एवं सब्जी बाबू, तो दोनों आंसर हो जाएगा, फूल और सब्जी या फल या सब्जी। ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर का संबंध फूल और सब्जी के उत्पादन से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। क्या बोले अभी हम, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है बाबू, तो नहर है। क्या बोले, नहर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दोहराया है, प्रीवियस पेपर में दोहरा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा फसल है जो बागान के रूप में नहीं होता है। तो रबड़ का पौधा बागानी रूप में होता है, चाय का पौधा बागानी रूप में होता है, कॉफ़ी भी होता है, मक्का बागानी फसल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा मक्का बागानी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख कर निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसमें से ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होता है डेली के, और जिसकी ख़त्म होने की संभावना अधिक है बाबू, वो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परंपरागत स्रोत हैं, अर्थात इसको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा जो समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं उसको परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित, सुन लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे विश्व की सबसे गंदी बस्ती कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है बाबू। वो भारत के किस नगर में है, तो मुंबई नगर में स्थित है। ध्यान रखिए, जिसको महानगरी की भी संज्ञा दी गई है। क्या बोले, इसको महानगरी की संज्ञा दी गई है। और धारावी बस्ती बोलेगा तो ये मुंबई में स्थित है, जो बाबू विश्व की सबसे गंदी बस्ती है। इस तरह से हमने आज 25 से 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे बाबू चैनल पे नया हो और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो बाबू आपसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर सकें।
तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक केवल ये वीडियो देखे होंगे तो नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप 2009 से 2010 के भी वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ भी अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो। बाबू तो जय हिंद, जय भारत।